पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको MIS भी बोलते हैं। MIS का स्टैंड पर यही है जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्रेडिटर्स? आवर्स का मतलब घंटे के। इस सब्जेक्ट को हमने एक वीक में कितने घंटे पढ़ना है? 3 आवर्स हमने पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। लेकिन अब इसकी डिवीजन कैसे हुई है? ये वाला जो फर्स्ट पोर्शन होता है ये हमें थ्योरी को बेस करवा रहा होता है, और नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ये लैब वर्क को करवा रहा होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे 3 के 3 हमने जो थ्योरी में लिख दिए हैं ये कंसीडर करवा रहा है कि ये टोटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। थ्योरी बेस्ड हमारे पास कोर्स मौजूद है और इसमें कोई लैब नहीं है, 0 कंसीडर हो रही है। तो इसमें हम टोटली ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल थ्योरी में कि हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, कितनी चीजों को डिस्कस किया गया है, किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने किन चीजों को डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। यूजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसमें हमने देखा था इकोनॉमी, नेटवर्क इकोनॉमी को, जिसके अंदर ये पॉइंट भी आए थे वर्चुअल कंपनी मॉडल। अब हम वर्चुअल कंपनी मॉडल को डिस्कस करते हैं कि वर्चुअल कंपनी मॉडल है क्या। वर्चुअल कंपनी स्ट्रेटेजी के अंदर works to ally with other companies to create and distribute products without being limited by traditional organizational boundaries or physical locations, e.g. e-fund managers, production, shipments of garments for major fashion companies, outscoring all work to over 7500 सप्लायर्स। वर्चुअल कंपनी जितनी भी है वो यूज करती है ऐसा नेटवर्क जिसके जरिए हम दूसरी कंपनी के साथ एक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, किसी भी लिमिट के अंदर रहते हुए, यानी कि हमारी कोई भी लिमिट और बाउंड्रीज है उसके अंदर रहते हुए हम अपनी फिजिकल लोकेशंस के अंदर अपनी कंपनीज के साथ क्या है वो काम कर सकते हैं। वर्चुअल का मतलब होता है बिल्कुल लुक लाइक का रियल हमने चीज दिखानी होती है, और इसमें यानी कि ऑनलाइन भी हमें 7500 सप्लायर्स अवेलेबल होते हैं जो चीजों को आगे से आगे मूव करवाते हैं। नेक्स्ट आते हैं बिजनेस इकोसिस्टम। इसी को हमने इधर भी पढ़ा था, ये इसकी कैटेगरी है बिजनेस इकोसिस्टम। व्हाट इज बिजनेस इकोसिस्टम? इंडस्ट्री sets of firms provide related services and products. Microsoft platforms used by thousands of firms for their own products. Walmart's order entry and inventory management system. अच्छा, अब बिजनेस इकोसिस्टम क्या है? कुछ ऑनलाइन सर्विसेज का जिक्र आएगा, कुछ इसमें ऐसे सिस्टम्स बताया जाएगा कि काम कैसे चलता है। ये इंडस्ट्री कहता है कि सेट ऑफ फर्म्स प्रोवाइडेड रिलेटेड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। एक जो इंडस्ट्री है वो हमें ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है या हमें ऐसी चीजें प्रोवाइड करती है जिसके जरिए हम चीजों को आगे से आगे हम अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को अचीव कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म यूज्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ फर्म्स फॉर देयर ओन प्रोडक्ट्स। माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म क्या है? ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके जरिए हम मल्टीपल फर्म्स जो होती हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को अचीव कर सकती हैं, इन चीजों को आगे से आगे मूव करवा सकती हैं। वॉलमार्ट क्या है? वॉलमार्ट एक ऐसी जगह है जहां हम ऑर्डर करते हैं एंट्री, अपनी एंट्रीज को ऑर्डर किया जाता है। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि मैनेजमेंट सिस्टम की इन्वेंट्री बनाई जाती है, स्टॉक जो मौजूद होता है कि कितनी चीजें आई, फिर उसके बाद हमारे पास रहता है कितना स्टॉक अब मौजूद है, हमने एंट्री इनकी साथ साथ करते हुए अपने बजट सिस्टम को चलाना होता है। नेक्स्ट आता है कीस्टोन फर्म्स डोमिनेट इकोसिस्टम एंड क्रिएट प्लेटफॉर्म यूज्ड बाय अदर फर्म्स। ये इकोसिस्टम के अंदर ही आता है कि हमें ऐसी फर्म क्रिएट करनी है जिसमें हमें प्लेटफॉर्म मुहैया करना दूसरे फर्म्स के लिए कि वो अपनी डोमिनेट कर सकें उन चीजों को, कि हमारे पास ये चीज है या दूसरे के पास कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए वो एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। नीचे फर्म्स क्या? रिप्लाई ऑन प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय कीस्टोन फर्म। अच्छा, ये जो प्लेटफॉर्म है उसमें तो हमने डोमिनेशन के लिए उसको क्रिएट किया था। नीचे फर्म में क्या आता है? ऐसी प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जो कि इसका जवाब दे सके, रिप्लाई कर सके कि हमारे पास हाँ जी ये प्रोडक्ट्स थी, हमने इसको वाकई भी इस तरह से यूज करते हुए चलाया है। इंडिविजुअल फर्म्स कैन कंसीडर हाउ IT विल अनेबल देम टू बिकम प्रॉफिटेबल। नीचे प्लेयर्स इन लार्जर इकोसिस्टम, की हमारा जो इंडिविजुअल है फर्म क्या एक अकेली फर्म इस काबिल हो सकती है कि वो वर्क कर सके? यस, इंडिविजुअल फर्म जो है वो कंसीडर करती है कि हमारे पास हाई इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है वो इस काबिल है कि हमें इसे प्रॉफिटेबल बना सके, और जितने भी हमें रिप्लाई में फर्म दे रही है जैसे नीचे प्लेटफॉर्म से नाम दिया जाता है, तो उसके मुताबिक में हम अपना एक बड़ा सा इकोसिस्टम बना सकें और उसको जवाब दे सकें।
अब इसके अंदर जो हमें नई चीज देखने को मिल रही है एडवांटेजेस के अंदर, अब इसके अंदर यूजिंग सिस्टम्स फॉर कम्पिटिटिव एडवांटेजेस। पहले जो हमने देखा था कम्पिटिटिव एडवांटेजेस देखे थे, अब हम देख रहे हैं कम्पिटिटिव एडवांटेज मैनेजमेंट इश्यूज। कौन कौन से इश्यूज आते हैं? सस्टेनिंग कम्पिटिटिव एडवांटेज, परफॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक सिस्टम एनालिसिस, मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक ट्रांजेक्शन। अच्छा, यहाँ पे जब आती है सस्टेनिंग कम्पिटिटिव एडवांटेज, इसके नाम से ही जाहिर है कि ऐसा सिस्टम बनाना जिसके जरिए हमारे जो कम्पिटिटर्स हैं हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, बिकॉज कम्पिटिटर्स can relatable and copy strategic system. Competitive advantage is not always sustainable. System may become tools for survival, के ऐसे tools हम create कर रहे हैं जो survive कर सके हमारी प्रोडक्ट को। कि कंपटीटर जो होते हैं या तो वो रिलेट कर सकते हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक सिस्टम की कॉपी कर सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि जो हमने सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है उसकी कॉपी करके मार्केट में आगे से आगे सेल करते हैं, जो कि हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं रहता, हमारे लिए यूज के काबिल नहीं रहता। और इस सिस्टम के थ्रू हमें क्या होता है, बहुत से सर्वाइव करना पड़ता है, या ऐसी बहुत सी चीजों को सहना पड़ता है जो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होती, या जो हमारे सिस्टम को डैमेज दे रही होती है, टफ टाइम दे रही होती है। हमें ऐसे बहुत सी चीजों के लिए सर्वाइव करना पड़ता है। इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे लिए सर्वाइवल टाइम बनाती है, हमारा कंपटीटर एडवांटेज जो बनाती है, हमें ज्यादा देती है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक सिस्टम एनालिसिस। अब ऐसा पहले तो हमने जो एक बना लिया सिस्टम बना लिया, हमारे किसी ने चोरी कर लिया सिस्टम हो सकता है, या अब ये है कि वो जो इंडस्ट्री में परफॉर्म कर चुके हैं, इसकी जो चेन है, ये इसका हाफ सिस्टम जो है वो किसी के हाथ लग गया, तो उसने आगे से आगे सिस्टम को कैसे यूज किया। नंबर 1 पे हमारे पास यही आता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री कम्पिटेटिव फोर्स, बट आर द वैल्यू चेन फॉर दिस फंड। वो कहता है कि ये जो कंपटीटर होता है उनको ये रहता है कि हमारे साथ वाले जो है वो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, उनका कॉम्पिटेटिव फोर्सेस क्या है, क्या वो वैल्यू चेन्स यूज कर रहे हैं इस फंड के लिए, किन चीजों को वो यूज करके हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो ये देख रहे हैं कि हम कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हम अपनी फंड के लिए यूज करेंगे ताकि हमारी जो फंड है वो ऊपर जा सके, या हम अपनी फर्म को एक मार्केट में एक गुडविल दिलवा सकें। तो वो ये ऐसी चीजें कंप्यूटर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि अगर हम एक चीज लेकर आए तो वो उसके अल्टरनेट लाजमी दूसरी ऐसी चीज आएंगी जिसका इंटरेक्शन जो होता है कस्टमर उसकी तरफ कर लेता है। मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक ट्रांजेक्शन आ जाती है। अब हमारे पास स्ट्रेटेजिक, हमने ऐसी एक स्ट्रेटेजी बनानी है जिसमें ट्रांजेक्शन कर सके, ट्रांजेक्शन जितनी भी होती हैं उनके एक जगह से दूसरी जगह अपने सिस्टम को कैसे भेज रहे हो, या एक जगह से दूसरी जगह अपनी चीजों को कैसे मूव करवा रहे हो। अडॉप्टिंग strategic systems requires changing in business goals, relationship with customers and suppliers and business processes। अब ऐसा सिस्टम अडॉप्ट करना है जिसके जरिए हम ऐसी चेंजिंग कर सकें कि हम अपने गोल को अपने मीट कर सकें, इजीली हम उस गोल तक पहुंच सके, हमें उस गोल तक पहुंचने के लिए कोई स्पेसिफिक सिचुएशन ना करनी पड़े। हमारे कस्टमर जो सप्लायर्स हैं या बिजनेस प्रोसेसेस हैं उनके लिए हम ऐसा रोल एंड रेगुलेशन बनाएंगे जो कि हम उस गोल को अचीव कर सकें, उनको आगे से आगे मूव करवा सके। ये थे हमारे इश्यूज। नंबर 1 पे आता है स्टनिंग कम्पिटेटिव एडवांटेज, जिसमें हमारी स्ट्रेटेजी चोरी होने का डर होता है। परफॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक सिस्टम के हमारी जो स्ट्रेटेजी एक मार्केट में आ चुकी थी उसके बाद वो अगला जो होता है वो उस पर अटैक कर सकते हैं। मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक ट्रांजिशन, अब हमने अपनी जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं उनको ऐसे स्ट्रेटेजीज को प्लान करना है कि हमारे पास जितनी भी ट्रांजेक्शन होनी है वो इजीली टाइमली हो सके, उन्हें किसी और का वेट ना करना पड़े, या फिर हमारी ट्रांजेक्शन उसकी वजह से डिपेंड असरअंदाज ना हो, डिफेक्ट ना हो। ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, नंबर 1 पे हमारे पास क्या है, मॉडल डिजामिनेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या, इसको हम लोग देखते हैं। पहले हमारे पास आते हैं इंफॉर्मेशन राइट्स। इंफॉर्मेशन राइट्स में हमें ये पता हो कि हमारी प्राइवेसी मौजूद है, उसके अंदर सिक्योरिटी है, प्राइवेसी एंड फ्रीडम इन द इंटरनेट एज, के इंटरनेट की दुनिया के अंदर हमें प्राइवेसी एंड इंटरनेट यूरोपियन डायरेक्टरेट वो डाटा प्रोटेक्शन के हमें डाटा के ऊपर प्रोटेक्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हमारा डाटा किस तरह से बिल्ड कर रहे हैं। इंटरनेट चैलेंजेस टू प्राइवेसी, जितने भी इंटरनेट के चैलेंजेस हैं वो हमें प्राइवेसी के जो इश्यूज हैं वो तो नहीं रेस करके दे रहे, टेक्निकल सोल्यूशंस को सॉल्व कर रहे हैं कि अगर हमारा कोई प्रॉब्लम ऐसा आ जाए जो हमारे डाटा को प्रॉब्लमाइज कर रहा है या क्रिटिकल इश्यूज को क्रिएट कर रहा है तो क्या वो उनको सॉल्व आउट कर रहे हैं, करके दे रहे हैं हमें। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी राइट्स। प्रॉपर्टी राइट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेड सीक्रेट्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट, चैलेंजेस टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आ जाती हैं। नंबर अच्छा, यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स में जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जिक्र आता है ना, इसके अंदर जितने भी हमारे टेक्सुअल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी राइट्स जिनको हम लोग एक तो होते हैं
टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में टेंजिबल वो प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग देख टच कर सकते हैं, और इंटेंजिबल वो होती है जिसको टच नहीं कर सकते, जैसे कि हमारी गुडविल वगैरह हो जाती है जो कि हमारी साख होती है। ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं कि हमारा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, सिस्टम को हम लोग जो है ट्रेडली जितने भी हमने काम किए या अपने ट्रांसपोर्टेशन के या अपने सिस्टम को बिल्ड कराने के सीक्रेटली रखते हुए किया, कॉपीराइट उनके ऊपर सही तरह से बिल्ड किया गया, या फिर ये तो नहीं है कि हमने कोई काम किसी का जो कॉपीराइट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमने पढ़ा है। मतलब कॉपीराइट वो होता है कि हमने फॉर एग्जांपल किसी का यूट्यूब चैनल है, उसने किसी की वीडियो उठा के लगा ली है, तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग चीज़ों को बिल्ड करवा सकते हैं। पेटेंट्स क्या होते हैं, पेटेंट्स वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो काम को आगे से आगे लेके जाते हैं। पेटेंट हम क्या कहते हैं, पेटेंट हमारे पास कोई भी वो चीज आ जाती है कि आप लोग जो हमारे पास लोगो है किसी भी जगह का, किसी इंफॉर्मेशन है, तो उसको हम कहते हैं कॉपीराइट। क्या होते हैं, कॉपीराइट वो वाले राइट्स होते हैं कि अगर हमने किसी की चोरी करके कोई चीज ले ली है, कोई डॉक्यूमेंट पब्लिश अपने नाम से करवा लिया, तो इसे हम कहते हैं कि हमने उसकी कॉपीराइट की है, हमारे ऊपर क्लेम लग जाता है। चैलेंजेस टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अब जितने मिसाइल आते हैं हमें उन सबको डील करना आना चाहिए, कितने प्रॉपर्टी राइट्स में मिसाइल आते हैं। द मॉरल डिजामिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर उसके बाद आती है अकाउंटेबिलिटी, लाइबिलिटी एंड कंट्रोल, कंप्यूटर रिलेटेड लाइबिलिटी प्रॉब्लम्स, कंप्यूटर के रिलेटेड। अच्छा, लाइबिलिटी में मैंने आपको बताया था इसको वाजिबात कहते हैं कि हमारे कंप्यूटर जितनी भी लाइबिलिटी है या कितने भी वाजिबात है, कोई हमारे ऊपर लागू तो नहीं हो रही है, हमने किसी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हमारी हमने लेनी है, किसी को हमने चीजें तो नहीं देनी। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, अकाउंट्स को देखते हुए हम करते हैं कंप्यूटर में रिलेटेड जितनी भी लाइबिलिटी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिजाइन करवाता है। सिस्टम क्वालिटी क्या होती है, डाटा क्वालिटी एंड सिस्टम्स एरर, डाटा की क्वालिटी और सिस्टम एरर्स को देखते हुए हम लोग करते हैं कि अगर कोई डाटा में कोई क्वालिटी बेहतर जा रही है, उनके सिस्टम में कोई एरर तो नहीं आ रहा, उनको देखते हुए वर्क करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है क्वालिटी ऑफ लाइफ, इक्विटी, एक्सेस एंड बाउंड्रीज। हमें अपने सिस्टम के अंदर रहते हुए उनको एक्सेस भी करना है, उनकी बाउंड्रीज को भी जो के अंदर रखते हुए हमने अपनी क्वालिटी को मैनेज करना है, चीज़ों को देखना है कि हमारी क्वालिटी किस तरह से जा रही है, चीज़ें कैसे बिल्ड कर रही है, हमारा सिस्टम उसके मुताबिक रहते हुए वर्क को देख रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैलेंसिंग पावर। अच्छा, यहाँ पे रैपिडली ऑफ चेंज, मेंटेनिंग बाउंड्रीज, डिपेंडेंस एंड वैल्यूनेबिलिटी। अब बैलेंसिंग पावर में सेंटर वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड, कि आपका सेंटर जो है उसके अंदर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, रैपिडली चेंजेस की जाते हैं, ग्लोबली हम रैपिड चेंजेस आते हैं जिनको हम वाइप आउट करते हैं बिजनेस से, एंड यू जॉब क्विकली, कि आपका अपनी एक काम जो आप परफॉर्म कर रहे हैं ना आपके बिजनेस के अंदर, आपका काम ये है कि आपकी जॉब ये है कि आपने आपको जो काम दिया गया आपने अपने गोल को अचीव करने के लिए अगर कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आपके जो ऑनर है आपको अलाउ कर रहे हैं, तो आप फटाफट उस काम को करें स्पीडली, और काम करके आप अपना बेहतर अंदाज में काम कर सके। मेंटेन बाउंड्रीज रहती हैं, डू एनीथिंग एनीवेयर, कि आप कुछ भी कर सकते हैं किसी भी जगह पे, फैमिली वर्क एंड, यानी कि आपके पास कोई भी बाउंड्रीज है, आपने उसके अंदर अपनी बाउंड्रीज को देखना है कि आपका फैमिली वर्क क्या है, टाइम क्या है, आप किस तरह से उसको मैनेज कर रहे हैं। आप 8 9 to 5 अगर एक जगह टाइम दे रहे हैं तो किस तरह अपनी फैमिली को भी देख रहे हैं, या अपना घर में तो नहीं लेके जा रहे, अगर लेके जा रहे हैं तो किस टाइम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये अब आपका एक होती है मेंटेन बाउंड्रीज। अब इसी तरह अगर हम देखें अगर हमारा लास्ट डेज है तो क्या हम लास्ट डेज के मुताबिक अपना टाइम दे रहे हैं इसे। डिपेंडेंस एंड वैल्यूनेबिलिटी, व्हाट हैपन इफ सिस्टम फेल, अगर सिस्टम फेल हो जाए तो ऐसा क्या होगा, तो ऐसा ये होगा कि हमारा सिस्टम जो वो टोटली डिपेंड कर रहा था हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम पे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं इनके मॉरल्स, और कौन कौन से हमें आते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम देख चुके हैं कि जिसमें एक्सेस आ जाती है, हमें बाउंड्रीज बताते हैं, यानी कि कंप्यूटर क्राइम एंड अब्यूसेस आ जाती हैं, इनके अंदर आते हुए वर्क करते हैं। ट्रैक डाउन टेक्नोलॉजीज एंड री इंजीनियरिंग जॉबलेस, कि हमारे पास जितने भी इंजीनियर्स हैं ना वो एम्प्लॉय जो भी होते हैं वो जॉबलेस होना शुरू हो जाते हैं, अगर इस तरह के हम लोग फैसिलिटीज पैदा ना करें, बिजनेस के मौके पैदा ना करें। तो अब आते हैं इक्विटी एंड एक्सेस में। डू एनी वन एवरीवेयर हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट डिजिटल एज, इस दुनिया डिजिटल एज में, यानी कि हमारे पास जो कंप्यूटर के दौर चल रहा है इसमें हर किसी के पास सोशल क्लास क्लेवरनेस होगी, जो देखते हैं कि हमारे पास हर चीज़ हम किसी भी जगह पे इसको एक्सेस कर सकते हैं, काम को आगे से आगे लेके जा सकते हैं, काम को कर सकते हैं। हेल्थ रिस्क क्या होता है, RSI CDS एंड टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं। टेक्नो से ट्रस्ट, कि जितना भी हमने ये प्रॉब्लम्स हैं आ रहा है कि हमें कुछ ये हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं कि ये भी हमें पेश आ सकती हैं, इसके अंदर हमें इनसे अपने आप को बचाना है, इनसे बचते हुए हमने अपने सिस्टम को बिल्ड करना है। नेक्स्ट ये जो हमने बात की है कि ये हमने जितना भी सिस्टम में काम करना है वो ये चीज़ को सबसे पहले मद्देनजर रखना है कि हमारे पास जितना भी एम्प्लॉय का वर्क है, ये काम है, वो सारा इस हवाले से वर्क हुआ है, हमने उसकी क्वालिटी को देखा है, या हमें कोई हेल्थ रिस्क तो नहीं आगे, हमने उन प्रॉब्लम्स को तो नहीं देख लिया, ये तो नहीं कह लिया कि हमने हर जगह काम करते हुए या हमने जरूरत से ज्यादा काम कर लिए तो हमारे लिए हेल्थ रिस्क प्रॉब्लम्स वगैरह रेज हो गई हैं, ऐसा तो नहीं हुआ। उन चीजों को हम लोगों ने देखा।
मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंटीग्रेट का मतलब ही ये होता है कि हमने उसका थोड़ा सा पार्ट निकाल के किसी चीज का उसके ऊपर वर्क करना होता है, यानी कि सिलेक्शन करनी होती है। लेट्स स्टार्ट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सबसे पहले बेनिफिट्स आते हैं। मोर प्रोडक्टिव देन फॉर्मिंग का होल सिस्टम। ये हमारे पास प्रोडक्टिवली वर्क करती है। किसी भी सिस्टम के अंदर जाने से पहले उसकी करेक्शन करने पहले एलिमिनेट हम कर देते हैं कंप्लीटली तमाम मैनुअल हैंडलिंग को। इन्फॉर्मेशन करने से पहले ऑनर आर लार्जर फंक्शनैलिटी देन द सिंपल सम ऑफ एप्लीकेशन। के एक सिंपल सम, एक ही चीज को अचीव करने के लिए हम उसका सम निकालते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। सिनेरियोज हमारे पास क्या हो सकते हैं, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है उसको हमने जज करना है, एक न्यू एप्लीकेशन बनाना, उसके अंदर पिछली वन का निकालना। अब आते हैं टिपिकल प्रॉब्लम्स। ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि हमारे पास क्या करती हैं, कॉपरेट करती हैं कॉमन लैंग्वेज को। ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स आती हैं जिसके अंदर हार्डवेयर, ऑपरेशनल सिस्टम एंड नेटवर्क, ये सारी चीजें इसके अंदर बेसिकली वर्क करती हैं जो सिस्टम को मूव करवाने में हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होती हैं। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन हैव वेरियस स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज एंड देयर फॉर फंक्शनल एप्लीकेशंस, के उनके पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं या डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनके जरिए अपनी फंक्शनल एप्लीकेशंस को बढ़ाती हैं। ड्यूरिंग एप्लीकेशन कनेक्शन a complicated structure arise as regard the application to application connection, के application 2 और फर्स्ट के जो कनेक्शन होंगे उनको साथ में देखिएगा कि पहला एप्लीकेशन क्या थी, दूसरी एप्लीकेशन जो हमने बनाई, उन दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस आए, किस तरह से उसने आगे मूव करवाया है। फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, कौन कौन से आने चाहिए, कॉमन इंफॉर्मेशन हैंडलिंग फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन विदाउट अ डिस्पेंसर सरप्लस which denotes that the information about everything is collected only once, ideally from the source, and sent to every process which is ready to use it। कि हमें जितने भी सोर्सेज हैं वो दिए गए हैं, उनको डोनेट करने से पहले हम हर सोर्स के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन लेंगे और देखेंगे कि जो सोर्स है वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन आई, और तमाम प्रोसेसेस को देंगे जो कि पहले इसको यूज करते हैं। यूनिक कलेक्शन सिस्टम, ट्रांसफॉर्मिंग एंड इन्फॉर्मेशन सेंडिंग, हम एक यूनिक सिस्टम से इन्फॉर्मेशन उठाते हैं फिर उनको सेंड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। यूनिक मीडिया कलेक्शन, हमारे पास मीडिया कलेक्शन क्या होती है, काम कैसे लिया जाता है, इनको इन्फॉर्मेशन को हैंडल कैसे करती है। कॉमन टूल्स एंड सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसीजर, कौन से बेसिक हमने टूल लगाने हैं उनको ताकि हम अपना इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है उसका प्रोसीजर चला सकें। अब डायलॉग प्रोसीजर यानी कि वन बाय वन कैसे किन स्ट्रेटेजीज को देखते हुए हमने सिस्टम को वर्क करवाना होता है। इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज डेवलपमेंट, अब इसके अंदर 1957 में क्या हुआ था, इन द यूएसए अमेरिकन प्रोटेक्शन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल सोसाइटी, APICS, A फॉर अमेरिकन, P फॉर प्रोटेक्शन, I फॉर इन्वेंट्री एंड C फॉर कंट्रोल, S फॉर सोसाइटी, ये स्टैब्लिश की गई थी किसके लिए, जो कि स्टैंडर्ड्स बनाते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के किसी भी प्रोटेक्शन को देखते हुए। लेट 50 में क्या किया गया था कि असेसमेंट बनाई गई थी तमाम स्टैंडर्ड्स को देखते हुए, जिसमें मटेरियल हमारे पास रिक्वायरमेंट प्लानिंग आई थी, इसका स्टैंडर्ड्स यूज करता था। कंपीट आ जाती हैं हमारे कंप्यूट एक्यूरेसी, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, एग्रीक्वेटली फ्लेक्सिबल डिमांड ऑन कमोडिटीज क्या आ जाती हैं, कमोडिटी उनको कैसे करें, चीज़ों को कैसे अचीव करें, उनका गोल क्या है MRP का। अब आते हैं इन्वेंट्री रिडक्शन पे। इन्वेंट्री रिडक्शन क्या, वेयर हाउसेज में किस तरह से हमने इंटरलूप को चीज़ों को आगे लेते हुए चलना है। एक्यूरेट किस तरह से हमने डिफाइन करने हैं अपने सप्लाई ऑफ टाइम मटेरियल्स क्या होंगे, सेमी फंक्शनल क्या होंगे, प्रीसाइज किस तरह से हमने अपने डिटरमाइन करनी है, अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होनी चाहिए, उनका यूजेज क्या होना चाहिए, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर का टेक्निकली हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। फास्टर रिएक्शन अंडर इन्वायरमेंटल चेंजेस, के हमारे इन्वायरमेंटल माहौल के अंदर क्या क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, उनको चेंजेस देखते हुए हमने उस सिस्टम को कैसे वर्क कराना है। अब उसके बाद हमने जब सारा काम कर लिया, इन तमाम स्टेजेस को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है कंट्रोल करना। इन्वेंट्री भी कर ली, एक्यूरेट चीज़ें भी देख ली, उनके पास प्रीसाइज डिटरमाइनिंग भी कर ली कि ये काम ठीक है कि नहीं ठीक, फिर उनका यूजेज भी चेक कर लिया, फास्टर रिएक्शन भी देख लिया, कंट्रोल भी कर लिया। इंडिविजुअल स्टेजेस, तमाम स्टेजेस को हमने वन बाय वन करके कंट्रोल भी कर लिया। अब 1964 में क्या आया था कि इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम में जितनी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम थी उसको इंटीग्रेट कराया गया फंक्शन को परचेज करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। कमोडिटीज नेक्स्ट ईयर फर्स्टली क्रिएटेड मेनली फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन वेयर हाउसेज एंड फॉर सीरियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, पार्टिकुलरली इन इलेक्ट्रो मशीनरी ब्रांच के। इलेक्ट्रो मशीनरी ब्रांच के अंदर रहते हुए हमने कैसे अपने सिस्टम को आगे से आगे मूव करवाया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटीग्रेटेड एंड इंटरप्राइज सिस्टम डेवलपमेंट। कौन कौन से इंटीग्रेटेड में हुआ है तो 1989 पे आ जाते हैं। 1989 में MRP2 यानी कि मैन्युफैक्चर रिसोर्सेज प्लानिंग के अंदर रहते हुए एक ग्रेट सिस्टम बनाया था जिसने कॉमनली यूज किया था कि हमारा पूरा सिस्टम जो है इसके ऊपर वर्क कर रहा है। कॉमनली हम इसके फीचर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्टैंडर्ड MRP2 में क्या किया गया था, रिलेशनशिप बनाया गया था पिछले का नए के साथ, और उस रिलेशनशिप
इसको रिटेल एंड होलसेल्स में यूज किया गया था। 90s में तमाम फंक्शन को प्रोसेसेस करवाया गया था। स्टैंडर्ड एमआरपी इट टेकन अकाउंट तमाम सप्लायर जितने भी मैनेजमेंट है उसको कंडक्टेड करती है प्रिपरेशन के साथ, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग बनाती है। बिसाइड्स ऑफ रॉ मटेरियल क्या था कि देयर वर ह्यूमन रिलेशन बनाना था, फाइनेंशियल फ्लॉज, एग्जीक्यूटिव मटेरियल जितने भी हैं वो सारी चीजों को देखते हुए आगे लेकर जाया जाता है। अब आते हैं मिड 90 में क्या हुआ था। 1990s के जो स्टैंडर्ड था उसमें हमारे पास इंटरप्राइज जो रिसोर्स प्लानिंग थी उसको अप्रूव नहीं किया जा सका था। इसका मेन पर्पज ये था कंप्लीट करती है इंटीग्रेशन का तमाम लेवल की मैनेजमेंट के साथ कंपनी के। ईआरपी में तमाम प्रोसेसेस जितने भी है ना प्रोडक्शन के वो इंक्लूड थे, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया, उनकी इंटीग्रेशन कराई गई डिफरेंट एरियाज में, फिर उनकी सक्सेस को देखा गया, इंफॉर्मेशन कैसे चल रही है, उनका डायरेक्ट एरियाज क्या है, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, इनकी अपडेशन क्या है, रियल टाइम के अंदर रहते हुए इंफॉर्मेशन जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए अवेलेबल है कि नहीं। एडिशनली हम अपना प्रोसीजर कैसे मूव करवा सकते हैं, क्या हम साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं, क्या उसमें फाइनेंशियल चीजें इंक्लूड करनी है, आइदर इन सब चीजों को हमने 90s में देखा गया था। अब आते हैं ईआरपी के एरियाज के ऊपर कि ईआरपी किन एरियाज में हमारे लिए बेनिफिशियल आती है। नंबर 1 पे है कस्टमर सर्विसेज। ठीक है, कस्टमर सर्विसेज कैसे देती हैं, डेटाबेस इज अबाउट क्लाइंट्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर सर्विसेज, ईडीआई ट्रांसफर टू ई डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेट एक्सेस। इंटरनेट एक्सेस को देखते हुए हम अपने डाटा को कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, क्लाइंट्स का डाटा कैसे ले रहे हैं, उनका ऑर्डर कैसे ले रहे हैं, उनकी सर्विसेज कैसे ले रहे हैं। अब प्रोडक्शन पे आते हैं, होलसेल सर्विस आ जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट, कैलकुलेटिंग परचेजिंग मटीरियल, फिर रॉज आ जाती है, स्टैब्लिश टाइम टेबल ऑफ प्रोडक्शन, फोरकास्टिंग ऑफ कैपेबिलिटीज, कैलकुलेटिंग ऑफ क्रिटिकल लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज, प्रोसेस प्रोडक्शन कंट्रोल के हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस का कंट्रोल कैसे चल रहा है, हम लोग काम को कैसे बिहेव कर रहे हैं, अपने कॉस्ट को कैसे लेके जा रहे हैं। अब आते हैं फाइनेंस के ऊपर। फाइनेंस में अकाउंटिंग आ जाती है, डॉक्यूमेंट्स का फ्लॉज आ जाता है, किस तरह से हमने उनको कंट्रोल करना है, उनके ऊपर रिपोर्ट कैसे बना रहे हैं, किस तरह से कस्टमर की हम रिक्वायरमेंट्स को जरूरतों को पूरा करें, ये फाइनेंस में था। अब लॉजिस्टिक चेन इंटीग्रेशन में क्या था कि हमने इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट और वीआरएम को देखा था, जिसमें हमारा रिलेशनशिप सप्लाई चेन में तो हमें पता है कस्टमर के साथ हमारा रिलेशनशिप बनता है कि हमारे जो सप्लायर्स के साथ बनता है, सीआरएम में कस्टमर्स के साथ बनता है, वीआर में वेंडर्स के साथ बनता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को चीज़ों को देखते हुए आगे चलते हैं। अब बिजनेस वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटेड आ जाती है। इसमें हमारे पास क्या आता है कि इंक्रीज करते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशनली हमारा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, उसका फ्रेमवर्क कैसा जा रहा है, फिर रैपिड हमारा रिस्पांस, तेजी से हमें रिस्पांस क्या आता है, कस्टमर की रिक्वेस्ट के मुताबिक हम वर्क कर रहे हैं कि नहीं, हमारी प्रोडक्ट इजीली वर्क लेके जा रही है। इंक्लूड एनालिटिकल टूल्स टू वैल्यूएट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस में हमारा टूल किस तरह से वर्क कर रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या आता है, नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर प्रोसेसेस फॉर अपस्ट्रीम सप्लाई चेन, डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन आ जाती है। जो नेटवर्क आता था उसमें हमने कहा कि प्रोक्योर करना चाहिए, हमारे पास रॉ मटेरियल क्या है उसके मुताबिक उसको एक नई प्रोडक्ट में लेके जाना चाहिए, फिर उस प्रोडक्ट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर अपस्ट्रीम में हमने क्या करना, उस फर्म को सप्लाई करना, फिर सप्लायर से आगे प्रोसेस में लेके जाना, उनको ट्रांजेक्शन कराना। डाउन स्ट्रीम में जब हमने ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल कर लिया तो अब हमारा मेन काम सिर्फ एक रह गया, इनको कस्टमर तक पहुंचाना। नेक्स्ट हमारे पास आता है नाइक सप्लाई चेन। अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आ जाती है। कंट्रैक्ट सप्लायर में आता है नाइक, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड कस्टमर्स आ जाते हैं, जो कि इनको डाउन स्ट्रीम के ऊपर ले जाते हुए वर्क करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो क्या करते हैं, इनएफिशिएंटली कट इनटू कंपनीज ऑपरेटिंग कॉस्ट। हमारा इनएफिशिएंटली वो क्या करते हैं, अगर कोई कंपनी के प्रॉब्लम आ गई है उनके ऑपरेटिंग सिस्टम से, वो कॉस्ट को जो है वो कट कर लेते हैं, जो कि 25% जो आता है एक्सपेंसेस जो कि उसमें से कट कर दिए जाते हैं। जस्ट इन टाइम स्ट्रेटेजी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी यही है कि हमारा जो डिलीवरी टाइम है वो जस्ट इन टाइम होना चाहिए, कि आप विद इन टाइम उस चीज को कंप्लीट कर रहे हैं। कंपोनेंट्स अराइव एज दे नीडेड, जैसे जैसे उन्हें जरूरत होती है हम उसको पहुंचाते जाते हैं, और फिर उस गोल को शिफ्ट किया जाता है आफ्टर लिविंग असेंबली लाइन के, ऐसा एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद उस गोल को अचीव किया जाता है। अब आते हैं सेफ्टी स्टॉक पे। सेफ्टी स्टॉक क्या है, बुफर फॉर लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन सप्लाई चेन, कि हमारे पास जितनी भी सेफ्टी है हमने स्टॉक हमने सेफ्टी के साथ रखना है ताकि हमारा जो स्टॉक है वो उसको सर्वाइव करवाया जा सके। अब आते हैं बुलविक information about product demand gets restored as it passes from one entity to next across supply chain। एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी तक पहुंचाने के लिए हमें उसमें एक डिसऑर्डेड करना पड़ता है, एक सिस्टम को एक से मूव से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। अब नेक्स्ट आते हैं सप्लाई चेन एंड प्लानिंग में आ जाते हैं। सिस्टम है मॉडल एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन, डिमांड से प्लानिंग, optimizing, securing manufacturing plan, establish inventory plan, identifying transport models,
The supply chain execution system manage flow of control फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स एंड वेयर हाउसेज के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स कैसे जा रहे हैं, क्या वो सही तरह वर्क कर रहे हैं, हमारा मॉडल सिस्टम क्या है, डिमांड हमारी क्या है, ऑप्टिमाइजेशन क्या है, इन सब चीज़ों को हमने सप्लाई चेन के अंदर डिस्कस करते हैं। यही चीज़ें हमारी बेसिक बना के हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाती हैं और उसके अंदर हम अपने इंटरप्राइज के थ्रू यानी कि बिजनेस डीलिंग करते हैं और अपने आइडियाज को सिक्योर करते हैं। ओवरव्यू ले चुके हुए हैं, अब हम आज जो टॉपिक पढ़ना है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ। इट रियली व्हाट्स द रिस्क, क्या वाकई जो रिस्क है उसकी कोई वैल्यू होती है? Ethics, it's just one teeny word, but it has monumental impact on every area of business, from the magazines, blogs, newspapers you read to the courses you take. You will encounter ethics as it is a hot topic in today's electronic world. Technology has provided so many incredible opportunities, but it has also provided those same opportunities to unethical people. कि अनएथिकल ऐसे लोग जिनके बारे में इनको पता ही नहीं होता कि यूज कैसे करना है किसी चीज को, तो वो क्या करते हैं, वो किसी ऐसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, उसको यूज कर लेते हैं, जिनके हमने एक लिमिट्स लगाई होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए होते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किए बगैर उस चीज को यूज कर लेते हैं। मैगजीन्स एंड ब्लॉग्स या न्यूज़पेपर्स में हम लोग पढ़ते हैं और वो उसके खिलाफ जो होता है ना वो सख्त एक्शन लिया जाता है कि जहाँ वहाँ पे क्या होता है कि वो रिस्क क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें रिस्क क्रिएट हो जाता है। जब रिस्क क्रिएट हो जाता है तो हमारे लिए मिसाइल खड़े होते हैं। रिस्क हमारा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में हमारा डाटा होगा वो डिस्टर्बेंस का शिकार होगा, जिसकी वजह से हमें लॉट ऑफ अनएथिकल पीपल्स की वजह से जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो हमारी गेन होने की वजह हमसे छिन जाती है। तो जो हमारे क्या होता है डाटा पे इम्पैक्ट बुरा डालती है या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे कह लें कि इम्पैक्ट बुरा डालती है, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को इस बात का ही नहीं आइडिया कि किस डाटा को किस वे से यूज करना है, कैसे यूज करना है, तो ये आगे से आगे उस डाटा को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, डिस्कस द एथिकल इश्यूज सराउंडिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। यस दीज आर ट्रू स्टोरीज। यहाँ पे यस ऐसा है कि हम बहुत से एथिकल इश्यूज जो हैं उनको डिस्कस करते हैं अपने अराउंड स्टोरी से। यहाँ पे जो दो तीन स्टोरीज हमारे पास आई हुई है ना, तो वो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ट्रू स्टोरीज हैं। अब वन बाय वन करके इनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट रेज हर हैंड इन द क्लास एंड स्टेट, आई कैन लीगली कॉपी एनी डीवीडी आई गेट फ्रॉम नेटफ्लिक्स बिकॉज नेटफ्लिक्स परचेज द डीवीडी एंड द कॉपीराइट ओनली अप्लाइज टू द कंपनी हु परचेज द प्रोडक्ट। वो कह रहा है कि मैंने एक कॉपी जो है ना डीवीडी की वो परचेज की है नेटफ्लिक्स से, मैंने नेटफ्लिक्स से कॉपी की है, क्योंकि नेटफ्लिक्स जो है ना गेट फ्रॉम द नेटफ्लिक्स, क्योंकि नेटफ्लिक्स परचेज करता है डीवीडी को, जो कि साथ में कॉपीराइट सिर्फ उन लोगों पे अप्लाई होती है जिन्होंने इस कंपनी से किसी टू द कंपनी हु परचेज द प्रोडक्ट, मतलब आपके कंपनी पर प्रोडक्ट चेज करें, यानी कि बात ही उल्टी कर रहा है कि आपने ऐसी कंपनी के ऊपर कर रहे हैं बात कि जिसने चीज परचेज कर ली, तो कॉपीराइट कैसे रह गया कि उसने अपनी चीज खुद बना ली है, उसके आगे हाँ उसको अंदर ही अंदर उस चीज के अंदर कोई चेंजिंग ना करे, विदाउट वैसे ही दे दे, तो वो हमारे पास कॉपीराइट आता है। A student stand up the first day of class before the professor arrives and announce that his promptly scans the textbook and he has the textbook for this course on his thumb drive, which he will gladly sell for $20. Several students pay on the spot and upload the scanned textbook to their PCs. One student takes down the student information and contacts the publishers about the incident. वो कहता है कि अगर प्रोफेसर के आने से पहले एक ऐसा स्टूडेंट हो जो फर्स्ट डे क्लास में आ रहा है और आपके कह रहा है कि मुझे टेक्स्ट बुक्स नहीं खरीदनी, हमने स्कैन टेक्स्ट बुक्स खरीदने, तो आप लोग क्या करें, मुझे $20 पे करें, ताकि हम उसके जरिए ग्लैडली इन्फॉर्मेशन देता है कि आप $20 पे करें और उसके जरिए हम क्या करते हैं अपनी बुक्स खरीदते हैं, उनकी कलेक्शन लेते हैं और हमने वो पीसी से अपनी स्कैन बुक्स लेनी है और तमाम स्टूडेंट्स होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन पे अमल कर लेते हैं, फिर उसके बाद देते हैं। लेकिन जब वो इस इंसिडेंट के बारे में पब्लिशर को बताते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके साथ अनमोरल वैल्यूज हो गई हैं, यानी कि अनएथिकल बिहेवियर उनके साथ फेस्ड हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, आ सीनियर मार्केटिंग मैनेजर इज आस्क्ड टू मॉनिटर हिज एम्प्लॉयज ईमेल बिकॉज देयर इज अ रूमर दैट द एम्प्लॉयज इज लुकिंग फॉर अनदर जॉब। अच्छा, एक सीनियर मार्केटिंग मैनेजर है, वो अपने मॉनिटर को कहता है कि एक ईमेल करो कि यहाँ पे क्योंकि ये रूमर है कि जितने भी एम्प्लॉय हैं वो लुकिंग कर रहे हैं किसी अनदर जॉब के लिए। इससे क्या होगा, नहीं इससे जितने भी होंगे ना, जो हमारा मैनेजर होगा या फिर जो कह लें कि कंपनी का ऑनर होगा, उस पर बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। जब वो कहेगा कि यार मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने इन लोगों को अच्छी सैलरीज नहीं दी या इनकी जो पे है वो टाइम से नहीं दी, इनको क्या मैंने ऐसा किया या इनको दूसरी कंपनी कौन सी ऐसी चीज दे रही है जो ये मेरी कंपनी को छोड़ के किसी और जॉब की तरफ देख रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स आस्क हर
the employees to burn all of this customer data onto an external hard drive because she made a deal and to provide customer information on a strategy to a strategic partner। अपने एक स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए अपने पार्टनर को वाइस प्रेसिडेंट क्या कहता है कि अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको जला दो कस्टमर्स को एक एक्सटर्नल हार्ड पे, और क्या करो कि उनको एक बना दो डील जो कि प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन को किसी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर, मतलब किसी ऐसे बिहेवियर से गुजरते हुए अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि देनी नहीं चाहिए। सीनियर मैनेजमेंट इज आस्क्ड टू मॉनिटर हिज एम्प्लॉयज ईमेल टू डिस्कवर इफ शी इज सेक्सुअली हरास्ड एंड अदर एम्प्लॉय। अगर ये एक सीनियर मैनेजर अपने मॉनिटर से पूछ रहा है क्या ऐसी ईमेल आपको कोई डिस्कवर हुई है जिसमें किसी ने किसी को सेक्सुअली हार्ट किया या फिर किसी के साथ कोई ऐसा बिहेव किया जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारी बदनामी का बायस बने, ऐसी कोई रूमर आपको सुनने में मिली, तो ये जिस तरह की भी हम किसी से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो क्या बनती है, विदाउट आप इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उस इन्फॉर्मेशन की इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, उसको आगे से आगे पहुंचा देते हैं। ये अनएथिकल बिहेवियर है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की साख पे असरअंदाज होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, एन एम्प्लॉय इज लुकिंग एट द शेयर्ड नेटवर्क ड्राइव एंड डिस्कवर हिज बॉस इंटायर हार्डवेयर ड्राइव इंक्लूडिंग हिज ईमेल बैकअप हैज बीन कॉपीड टू द नेटवर्क एंड इज विजिबल टू ऑल। अच्छा, ये जितने भी एम्प्लॉय होंगे ना उनको शेयर किए जाएंगे, जितने भी नेटवर्क डिवाइसेज हैं वो डिस्कवर कर सकें अपने बॉस का तमाम डाटा और इंक्लूड करें तमाम ईमेल का बैकअप जिनको कॉपीड किया जा सकता है तमाम नेटवर्क में और ये विजिबल हो सकते हैं, इनको देखा जा सकता है हर जगह पे। एन एम्प्लॉय इज एक्सीडेंटली कॉपीड ऑन एन ईमेल लिसनिंग द टारगेट्स फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ लेआउट। के लेआउट में हम लोग किस तरह से रहते हुए वर्क करते हैं, अपने एम्प्लॉय को कैसे शो करवाते हैं, एक्सीडेंटली कॉपी कर रहे हैं अपनी एक ईमेल को जो कि टारगेट को सुनता है और फिर उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन आगे से आगे देता है। अब यहाँ पे अनएथिकली और एथिकली हमें किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है। क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या, लीगल एंड एथिकल। 2 में इलीगल एंड एथिकल, इसी तरह 3 में लीगल बट अनएथिकल। 4 में क्या आता है, इलीगल बट अनएथिकल। 1 में क्या होगा, दोनों चीजें आपको लाइक आ रही हैं दोनों में, और दोनों जो है 2 में होगा कि इलीगल होगा लेकिन एथिकल बिहेवियर होगा। इसमें लीगल तो होगा थर्ड कोऑर्डिनेटर में लेकिन अनएथिकल होगा। इसमें अनएथिकल होंगे और इलीगल दोनों चीजें आती हैं। ये लीगल का कॉर्नर जाता है और यहाँ पे ये इलीगल का जाता है। इसी तरह ये अनएथिकल का और ये एथिकल का, जिसमें हमें ये चीज बताई जाती है कि अगर एक चीज लीगल है तो दूसरी का भी एथिकल होना जरूरी है। हम ये नहीं कर सकते कि हम हमारा वे लीगल हो लेकिन हम अनएथिकल बिहेवियर इख्तियार कर ले, तो या फिर हमारे वे जो है वो एथिकल हो और अनलीगल चीजों के थ्रू हम क्या करें, इन इलीगल चीजों के थ्रू हम अपने डाटा को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज है उसको डैमेज करने की कोशिश करें। हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी, किन चीजों को डिस्कस किया था। कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू। स्टार्ट डाटा। डाटा क्या होता है, डाटा हमारे पास रॉ फैक्ट that describe the characteristics of an event or object before the information age managers manually collected and analyzed data। एनालिसिस करता है डाटा को, टाइम कंज्यूमिंग कॉम्प्लिकेटेड टास्क विदाउट which they would have little insight into how run their। डाटा को जब हम कलेक्ट कर लेते हैं ना, ये फिगर्स की फॉर्म में होता है, यानी कि रॉ फैक्ट्स होता है। ये छोटे छोटे किसी भी चीज के बारे में, किसी चीज के रिलेटेड जो होता है वो उसके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता है, उसको मैनुअली कलेक्ट करते हैं, उसके बारे में एनालिसिस करते हैं, टाइम की कंज्यूमिंग करते हैं, उनका डाटा को कॉम्प्लिकेटेड टास्क से गुजरते हुए हम एक पूरे टास्क में लेकर आते हैं, उस टास्क को हम लोग अचीव करते हैं, इसको हम डाटा का नाम देते हैं। बिजनेस में क्या करते हैं, लैकिंग डाटा and the managers often found themselves making business discussion about how many products to make, how much materials to order, how many employees to hire based on institution or gut feelings। in the information age successful managers compile, analyzing and comprehending massive amount of data daily which helps them make more successful business decision। वो कहता है अगर आपका जो डाटा होगा ना तब आप डाटा को ही बचाते हो किसी भी जगह पे लीक होने से, या उसके डिसीजन मेकिंग डाटा होगा तो उसके ऊपर आप डिसीजन ले सकते हो, फिर अपनी सक्सेसफुल चीजों को आगे से आगे ले जा सकते हो। ये तो नहीं हो सकता ना कि आपके पास डाटा मौजूद ही नहीं, आप उसके ऊपर डिसीजन ले ही नहीं सकते। फिर जब डाटा होगा तो फिर उसके ऊपर आप लोग एनालिसिस करेंगे, उस एनालिसिस को गुजरते हुए उसकी मैसिव अमाउंट जितनी भी यूज हुई है डेली लाइफ के अंदर देखते हुए आगे से आगे सक्सेसफुल डिसीजन लेते जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जब आते हैं कि who are the least profitable customer, हमारे जो लीस्ट सबसे कम प्रॉफिटेबल कस्टमर कौन से थे। बेस्ट सेलिंग की प्रोडक्ट ये हमारे पास एक चीज में आता है कि सेलिंग प्रोडक्ट क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट सेल रिस्पेक्टिव क्या, वीकेस्ट सेल रिस्पेक्टिव
और यहाँ पे ये जो एक हमारे पास ना परफॉर्मेंस के तौर पे टोनी दिया गया कि वो होल सेल किस तरह से कंपनी को वो डील करता है, उसके सप्लायर्स हैं उनको क्या वो काम कर रहा है कि नहीं, इसमें ना उसके रिलेटेड हमारे पास ये क्वेश्चंस निकाले गए हैं। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि जो टोनी है वो एक होलसेल कंपनी में फंक्शनल मैनेजर है, उसके मुताबिक रहते हैं उसके पास 130 जो $1 के हिसाब से 1350 का वॉलमार्ट है जिसके अंदर रहता है, वो अपना प्रॉफिट भी अचीव करेगा और काम को आगे से आगे भी लेके जाएगा, इन सारी चीजों को देखेगा। अब हम आते हैं इंफॉर्मेशन के ऊपर। इंफॉर्मेशन क्या होती है? वो डाटा जिसको हम कन्वर्ट कर देते हैं यूजफुल कॉन्टेक्स्ट में, जिसको हमने फर्दर अपनी चीजों के लिए यूज करना है, यानी कि ऐसे एक प्रोसीजर से गुजार के हम उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में लेकर आते हैं, उसको हम इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, डाटा से प्रोसेस्ड करके एक यूजफुल फॉर्म में लेके आना, उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रूथ अबाउट इंफॉर्मेशन इज दैट इट्स वैल्यू इज ओनली एज गुड एज पीपल दे यूज इट। हाँ जी, जब इसकी वैल्यू हमें तब पता चलती है जब लोग इसको यूज करते हैं, जब लोग 1 बाय 1 करके इसको यूज करते जाएंगे तो हमें इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और हमें पता लगेगा कि ये जो वैल्यू है इंफॉर्मेशन की कितनी है और ये हमारे लिए कितनी वैल्यूएबल है और इसके अंदर से हम कितनी चीजों का डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, जब ये सारा काम कर ले तो फिर उसके बाद वो एनालिसिस भी करेगा अपने सेल्स के ऊपर के जितना उसने चार्जेस लगाया था क्या उसने उस हिसाब से उसका डाटा को अचीव किया है, उन एनालिसिस को देखा, फिर उनके प्राइस रेट भी देखेगा, क्वांटिटी भी देखेगा, चार्जिंग भी देखेगा, सब कुछ देखेगा। अब हम आते हैं, जब डाटा और इन्फॉर्मेशन की हम बात कर चुके हैं तो उसके बाद हम आते हैं बीआई पे। बीआई स्टैंड फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होती है? जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन है कलेक्ट करते हैं किसी भी मल्टीपल सोर्सेज से, जिनमें सप्लायर्स, कस्टमर, कंपटीटर्स, पार्टनर्स, इंडस्ट्रियल्स और तमाम जो क्या करते हैं एनालिसिस करते हैं, पैटर्न्स बनाते हैं, ट्रेंड्स करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं और इनको मैनिपुलेट करते हैं वेरिएबल अमाउंट में, सम केसेस में इवन 100 ऑफ वेरिएबल्स इंक्लूडेड सच आइटम्स, इंटरेस्ट रेट, वेदर कंडीशंस आर इवन गैसेस। प्रैक्टिस के हम लोग किस तरह से देखते हुए चलते हैं कि हमारे पास सिस्टम कैसे चल रहा है, वर्क को कैसे लेकर चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि BI to analysis internal data such as company sale along with external data about the environment such as competitors, finance, weather, हॉलीडे एंड इवन स्पोर्टिंग इवेंट्स के हमारे पास जिस तरह का भी डाटा आ जाए हमने उसको डील करना है और जो भी कंडीशन आ जाए उसके अंदर रहता है हमने अपने बिजनेस को आगे मूव करवाना है। कहते हैं आपका वेदर खराब हो या फाइनेंशियल आपको कोई कंडीशन आ जाए या फिर कंपटीटर्स का सामना है तो तब भी आपने अपने बिजनेस को किन कंडीशंस में चलाना है उनको फुलफिल लाजमी करना होता है ताकि आप अपने बिजनेस को आगे से आगे मूव करवा सकें। जो बिजनेस इंटेलिजेंस है वो हमारे पास वो स्ट्रेटेजीज को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कराती है जिसके जरिए हम अपने कंपटीटर्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ कंपटीशन कर सकते हैं और फिर उनके बाद उनका एनालिसिस करेंगे, उनके पैटर्न्स को देखेंगे, उनके ट्रेंड्स को देखेंगे, क्या रिलेशनशिप चल रहा है, उनका स्ट्रेटेजिक डिसीजन यानी कि उनकी बेसिक प्लानिंग क्या है जिसके ऊपर वो डिसीजन ले रहे हैं, उनके काजेस क्या बनते हैं, उनका इंटरेस्ट रेट क्या है, फिर वो इंटरेस्ट रेट को देखते हुए अपना प्रॉफिट रेट कैसे इंक्रीज करते हैं, फिर वो उनके बाद इवन उनकी प्राइसेस किस हवाले से चल रही है, क्या उनका कंडीशन जो वेदर है उसके मुताबिक चलता है वो काम करें। इवन यही बात हमें नेक्स्ट स्लाइड में कही गई है कि आपका जैसा भी इन्वायरमेंट आ जाए, जो भी आपको सिचुएशंस का सामना करना पड़े, इंटरनल और एक्सटर्नल, वो इफेक्ट कर सकते हैं हमारे बिजनेस लेवल को, लेकिन हमें बिजनेस इंटेलिजेंस यानी कि अपने माइंड को यूज करते हुए अपने बिजनेस को रन करना होता है और अपने डाटा और इन्फॉर्मेशन को एक सिक्योर वे में लाजमी लगाना होता है ताकि हमारा बिजनेस रन कर सके, हमारा इंटरप्राइज जो है उसको सिक्योर वे में हम रख सके मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। इट रियली व्हाट्स द रिस्क? क्या वाकई जो रिस्क है उसकी कोई वैल्यू होती है? Ethics, it's just one teeny word, but it has monumental impact on every area of business, from the magazines, blogs, newspapers you read to the courses you take. You will encounter ethics as it is a hot topic in today's as electronic world. Technology has provided so many incredible opportunities, but it has also provided those same opportunities to unethical people. कि अनएथिकल ऐसे लोग जिनके बारे में इनको पता ही नहीं होता कि यूज कैसे करना है किसी चीज को, तो वो क्या करते हैं, वो किसी ऐसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, उसको यूज कर लेते हैं जिनके हमने एक लिमिट्स लगाई होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए होते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किए बगैर उस चीज को यूज कर लेते हैं। इसमें मैगजीन्स एंड ब्लॉग्स या न्यूज़पेपर्स में हम लोग पढ़ते हैं और वो उसके खिलाफ जो होता है ना वो सख्त एक्शन लिया जाता है कि जहाँ वहाँ पे क्या होता है कि वो रिस्क क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से हमें रिस्क क्रिएट हो जाता है। जब रिस्क क्रिएट हो जाता है तो हमारे लिए मसाइल खड़े होते हैं। रिस्क हमारा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में हमारा डाटा होगा वो डिस्टर्बेंस का शिकार होगा जिसकी वजह से हमें लॉट ऑफ अनएथिकल पीपल्स की वजह से जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो हमारी गेन होने की वजह हमसे छिन जाती है।
तो जो हमारे क्या होता है डाटा पे इम्पैक्ट बुरा डालती हैं या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे कह लें कि इम्पैक्ट बुरा डालती हैं, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को इस बात का ही नहीं आइडिया कि किस डाटा को किस वे से यूज करना है, कैसे यूज करना है, तो ये आगे से आगे डाटा को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, डिस्कस द एथिकल इश्यूज सराउंडिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। यस दीज आर ट्रू स्टोरीज। यहाँ पे यस ऐसा है कि हम बहुत से एथिकल इश्यूज जो हैं उनको डिस्कस करते हैं अपने अराउंड स्टोरी से। यहाँ पे जो दो तीन स्टोरीज हमारे पास आई हुई है ना, तो वो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ट्रू स्टोरीज हैं। अब वन बाय वन करके इनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट रेज हर हैंड इन द क्लास एंड स्टेट, I can legally copy any DVD I get from Netflix because Netflix purchased the DVD and the copyright only applies to the company who purchased the product. वो कह रहा है कि मैंने एक कॉपी जो है ना डीवीडी की वो परचेज की है नेटफ्लिक्स से। मैंने नेटफ्लिक्स से कॉपी की है क्योंकि नेटफ्लिक्स जो है ना आई गेट फ्रॉम द नेटफ्लिक्स, क्योंकि नेटफ्लिक्स परचेज करता है डीवीडी को, जो कि साथ में कॉपीराइट सिर्फ उन लोगों पे अप्लाई होती है जिन्होंने इस कंपनी से किसी टू द कंपनी हु परचेज द प्रोडक्ट। मतलब आपके कंपनी पे प्रोडक्ट चेज करें, यानी कि बात ही उल्टी कर रहा है कि आपने ऐसी कंपनी के ऊपर कर रहे हैं बात कि जिसने चीज परचेज कर ली, तो कॉपीराइट कैसे रहेगा कि उसने अपनी चीज खुद बना ली उसके आगे, हाँ उसको अंदर ही अंदर उस चीज के अंदर कोई चेंजिंग ना करे, विदाउट वैसे ही दे दे, तो वो हमारे पास कॉपीराइट आता है। आ स्टूडेंट stand up the first day of class before the professor arrives and announce that his promptly scans and textbook and he has the textbook for this course on his thumb drive, which he will gladly sell for $20. Several students pay on the spot and upload the scanned textbook to their PCs. On one student takes down the student information and contacts the publishers about the incident. वो कहता है कि अगर प्रोफेसर के आने से पहले एक ऐसा स्टूडेंट हो जो फर्स्ट डे क्लास में आ रहा है और आके कह रहा है कि मुझे टेक्स्ट बुक्स नहीं खरीदनी, हमने स्कैन टेक्स्ट बुक्स खरीदनी है, तो आप लोग क्या करें, मुझे $20 पे करें, ताकि हम उसके जरिए ग्लैडली इन्फॉर्मेशन देता है कि आप $20 पे करें और उसके जरिए हम क्या करते हैं अपनी बुक्स खरीदते हैं, उनकी कलेक्शन लेते हैं और हमने वो पीसी से अपनी स्कैन बुक्स लेनी है और तमाम स्टूडेंट्स होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन पे अमल कर लेते हैं, फिर उसके बाद देते हैं। लेकिन जब वो इस इंसिडेंट के बारे में पब्लिशर को बताते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके साथ अनमोरल वैल्यूज हो गई हैं, यानी कि अनएथिकल बिहेवियर उनके साथ फेस्ड हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, a senior marketing manager is asked to monitor his employees email because there is a rumor that the employees is looking for another job। अच्छा, एक सीनियर मार्केटिंग मैनेजर है, वो अपने मॉनिटर को कहता है कि एक ईमेल करो कि यहाँ पे क्योंकि ये रूमर है कि जितने भी एम्प्लॉय हैं वो लुकिंग कर रहे हैं किसी अनदर जॉब के लिए। इससे क्या होगा, नहीं इससे जितने भी होंगे ना, जो हमारा मैनेजर होगा या फिर जो कह लें कि कंपनी का ऑनर होगा, उस पर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो कहेगा कि यार मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने इन लोगों को अच्छी सैलरीज नहीं दी या इनकी जो पे है वो टाइम से नहीं दी, इनको क्या मैंने ऐसा किया या इनको दूसरी कंपनी कौन सी ऐसी चीज दे रही है जो ये मेरी कंपनी को छोड़ के किसी और जॉब की तरफ देख रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स आस्क हर employees to burn all of this customer data onto an external hard drive because she made a deal and to provide customer information on a strategy to a strategic partner। अपने एक स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए अपने पार्टनर को वाइस प्रेसिडेंट क्या कहता है कि अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको जला दो कस्टमर्स को एक एक्सटर्नल हार्ड पे, और क्या करो कि उनको एक बना दो डील जो कि प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन को किसी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर, मतलब किसी ऐसे बिहेवियर से गुजरते हुए अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि देनी नहीं चाहिए। सीनियर मैनेजमेंट इज आस्क्ड टू मॉनिटर हिज एम्प्लॉयज ईमेल टू डिस्कवर इफ शी इज सेक्सुअली हरास्ड एंड अदर एम्प्लॉय। अगर ये एक सीनियर मैनेजर अपने मॉनिटर से पूछ रहा है क्या ऐसी ईमेल आपको कोई डिस्कवर हुई है जिसमें किसी ने किसी को सेक्सुअली हार्ट किया या फिर किसी के साथ कोई ऐसा बिहेव किया जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारी बदनामी का बायस बने, ऐसी कोई रूमर आपको सुनने में मिली। तो ये जिस तरह के भी हम किसी से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो क्या बनती है, विदाउट आप इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उस इन्फॉर्मेशन की इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, उसको आगे से आगे पहुंचा देते हैं। ये अनएथिकल बिहेवियर है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की साख पे असरअंदाज होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, एन एम्प्लॉय इज लुकिंग एट द शेयर्ड नेटवर्क ड्राइव एंड डिस्कवर हिज बॉस इंटायर हार्डवेयर ड्राइव इंक्लूडिंग हिज ईमेल बैकअप हैज बीन कॉपीड टू द नेटवर्क एंड इज विजिबल टू ऑल। अच्छा, ये जितने भी एम्प्लॉय होंगे ना उनको शेयर किए जाएंगे, जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो डिस्कवर कर सकें अपने बॉस का तमाम डाटा और इंक्लूड करें तमाम ईमेल का बैकअप जिनको कॉपीड किया जा सकता है तमाम नेटवर्क में और ये विजिबल हो सकते हैं, इनको देखा जा सकता है हर जगह पे। एन एम्प्लॉय इज एक्सीडेंटली कॉपीड ऑन एन ईमेल लिसनिंग द टारगेट्स फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ लेआउट। के लेआउट में हम लोग किस तरह से रहते हुए वर्क करते हैं, अपने एम्प्लॉय को कैसे शो करवाते हैं, एक्सीडेंटली कॉपी करें अपनी एक ईमेल को जो कि टारगेट को सुनता है और फिर उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन आगे से आगे देता है।
अब यहाँ पे अनएथिकली और एथिकली हमें किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है। क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या, लीगल एंड एथिकल। 2 में इलीगल एंड एथिकल, इसी तरह 3 में लीगल बट अनएथिकल। 4 में क्या आता है, इलीगल बट अनएथिकल। 1 में क्या होगा, दोनों चीजें आपको लाइक आ रही हैं दोनों में, और दोनों जो है 2 में होगा कि इलीगल होगा लेकिन एथिकल बिहेवियर होगा। इसमें लीगल तो होगा थर्ड कोऑर्डिनेटर में, लेकिन अनएथिकल होगा। इसमें अनएथिकल होंगे और इलीगल दोनों चीजें आती हैं। ये लीगल का कॉर्नर जाता है और यहाँ पे ये इलीगल का जाता है। इसी तरह ये अनएथिकल का और ये एथिकल का, जिसमें हमें ये चीज बताई जाती है कि अगर एक चीज लीगल है तो दूसरी का भी एथिकल होना जरूरी है। हम ये नहीं कर सकते कि हम जो हमारा वे लीगल हो लेकिन हम अनएथिकल बिहेवियर इख्तियार कर ले, तो या फिर हमारे वे जो है वो एथिकल हो और अनलीगल चीजों के थ्रू हम क्या करें, इन इलीगल चीजों के थ्रू हम अपने डाटा को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज है उसको डैमेज करने की कोशिश करें। आज के लेक्चर में भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू देख चुके हैं, प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं, अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया, एलेबोरेट कर लिया है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।